Hello students, myself Vivek Ranjan, your educator of social science. Here I would like to welcome you at the platform of Flysmith powered by Chanakya classes. तो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमने अपने क्लास 8th का हिस्ट्री सेक्शन का शुभारंभ किया हुआ था अपने पिछले डिफरेंट सेशंस के अंदर में, जिसमें हमने अपने अलग अलग चैप्टर्स को कवर करते हुए चैप्टर 3 पे हम लोग पहुंच चुके हैं। उसमें भी हम लोग अब इस चैप्टर के समाप्ति के कगार पे हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आपका ये जो चैप्टर 3 है, रूलिंग द कंट्री साइड, यानी इस चैप्टर के शुरुआत से अगर हम लोग ऑब्जर्व करें तो ये देखेंगे कि हमने ये देखा है कि कैसे अंग्रेजों ने अपने इंपायर बिल्डअप करने के बाद, यानी अपनी टेरिटरी को इस्टेब्लिश करने के बाद, जैसा कि आपने सेकेंड चैप्टर में देखा था कि उन्होंने 1856 तक आते आते पूरे भारत को के लगभग हर एक इलाके को अपने कंट्रोल में ले लिया हुआ था, है ना। तो जब एक बार उन्होंने अपना पूरा का पूरा कंट्रोल इंडिया पे स्टेब्लिश कर लिया, उसके बाद उन्होंने देहाती इलाकों में अपने सोर्स ऑफ इनकम को बढ़ाना शुरू किया था। इसी से रिलेटेड हमारा ये चैप्टर है, यानी कंट्री साइड में कैसे, देहाती इलाकों में कैसे अंग्रेजों का रूल आगे बढ़ा, कैसे डोमिनेंस आगे बढ़ा, ये चैप्टर हमसे वही बात कर रहा था। इस चैप्टर के भी पिछले डिफरेंट सेशन में हमने अलग अलग चीजों के बारे में पढ़ाई करी। हमने देखा कि कैसे अंग्रेजों ने अलग अलग तरह के रेवेन्यू कलेक्शन के सिस्टम्स अप्लाई किए, जैसे परमानेंट सेटलमेंट की बात हमने करी थी, जैसे महलवारी सेटलमेंट की बात हमने करी थी कि कैसे एक पूरे गांव को महल के रूप में तब्दील कर दिया जाता था और फिर उस गांव के हेडमैन से पूरा का पूरा टैक्स वसूलने का काम, रेवेन्यू वसूलने का काम किया जाता था। फिर हमने रयतवाड़ी सेटलमेंट के बारे में भी बात करी थी। फिर हमने ये देखा था चैप्टर के आगे बढ़ते हुए कि कैसे हमारे यहाँ का इंडिगो जो था वो इंटायर यूरोप के अंदर में हाईली डिमांडेड हो गया। उसकी डिमांड लगातार बढ़ती ही चली गई, जिसके चलते अंग्रेजों ने अलग अलग तरीके अपना करके ठीक भारत के अंदर में इंडिगो प्लांटेशन की शुरुआत करी थी, है ना। तो उसमें पिछले जस्ट प्रीवियस सेशन में हमने नीज कल्टीवेशन के बारे में पढ़ा था। नीज कल्टीवेशन के तहत, ठीक है, अंग्रेज जो होते थे या यूरोपियंस जो होते थे वो भारत के अंदर में आकर के या तो जमीनें रेंट पे ले लेते थे या उन जमीनों को किसानों से खरीद लेते थे और फिर उन जमीनों पे ये लोग इंडिगो प्लांटेशन का काम करते थे, जो कि धीरे धीरे करके काफी ज्यादा मुश्किल होने लगा था अंग्रेजों के लिए। तो इसलिए उन्होंने इस नीज कल्टीवेशन को बहुत ज्यादा प्रमोट नहीं किया और इसका यानी इंडिगो के प्लांटेशन के लिए उन्होंने एक दूसरा तरीका अपनाया जो आज के हमारे क्लास का सेंटर होने वाला है, ठीक है, थीम होने वाला है कि इंडिगो ऑन द लैंड ऑफ रैयत्स, यानी रैयतों के जमीन पर अब किसान अंग्रेजों ने नील की खेती करनी शुरू करी, बिकॉज नीज सिस्टम वाज फेल्ड कंप्लीटली। ठीक, नीज सिस्टम के फेल होने के बाद इन्होंने रैयत लोगों से डील करके इंडिगो की खेती करनी शुरू करी, वही हम लोग देखेंगे। आप जानते हैं कि अंडर द रैयती सिस्टम द प्लांटर्स फोर्स द रैयत्स टू साइन अ कॉन्ट्रैक्ट। आप ये बात अच्छे से बाबू जानते हैं कि रैयतवाड़ी सेटलमेंट के अंदर में जो प्लांटर्स होते थे, यानी जो यूरोपियंस होते थे या फिर भारत में जो रह रहे लोग होते थे जो जनरली इंडिगो के प्लांटेशन को लुक आफ्टर करने का काम करते थे, वो लोग जबरदस्ती इन रैयत लोगों से अपना एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करते थे। ठीक है, उसमें क्या होता था, एक एग्रीमेंट होता था क्या कि एट टाइम्स दे प्रेशराइज द विलेज हेडमैन टू साइन द कॉन्ट्रैक्ट ऑन द बिहाफ ऑफ रैयत्स। यानी इसमें वो लोग जो गांव के हेडमैन होते थे उन लोगों पे जबरदस्ती जोर डाला जाता था कि आप रैयत लोगों से अपना एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करें, अपना एक समझौता करें, एग्रीमेंट करें, और वे लोग जो इस एग्रीमेंट को साइन करते थे उन लोगों को एडवांस में कैश प्रदान करते थे प्लांटर्स, ठीक है, और इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होता था वो काफी कम होता था। यानी कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे इन लोगों को, जो रैयत लोग, ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करते थे कि हम अपने खेतों के अंदर में, अपनी जमीनों के अंदर में ये नील की खेती करेंगे, उन लोगों को लोन दिया जाता था, कैश, एडवांस कैश दिया जाता था कि आप इन कैश का इस्तेमाल करके अपने खेतों में इंडिगो का प्लांटेशन करिए और
उसके लिए जो भी खर्च आने वाला है, जो भी लागत लगने वाली है, उसको हम एडवांस के रूप में आपको दे रहे हैं, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको चुकाना होगा, ठीक। बट द लोन कमिटेड द रैयत टू कल्टिवेटिंग इंडिगो ऑन एटलीस्ट 25% ऑफ द एरिया अंडर हिज होल्डिंग। और लोन इस शर्त पे दिया जाता था उन्हें कि आपको अपनी टोटल जमीन के 25% जमीन पर केवल और केवल इंडिगो उगाना है। यानी आप अपनी किसी भी तरह की फसल की खेती करने के लिए फ्री है, ओके, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब बात आएगी इंडिगो प्लांटेशन की, तो ये एडवांस कैश हम लोग इसलिए ही दे रहे हैं कि आप इंडिगो प्लांटेशन को और ज्यादा इंप्रूव कर सके। तो आपको अपनी जमीन के 25% इलाके पर केवल और केवल इंडिगो उगाना ही पड़ेगा बाय हुक और क्रुक, ठीक। द प्लांटर प्रोवाइडेड द सीड एंड द ड्रिल, ये सारे इंप्लीमेंट भी प्रोवाइड करते थे, चाहे आपको बीज की जरूरत है, उसको ड्रिल करने के लिए मशीन की जरूरत है, ठीक। while the cultivators prepared the soil, sowed the seed and looked after the crop, यानी प्लांटर्स एडवांस कैश दे देंगे, बीज दे देंगे इंडिगो का, ड्रिलिंग करने का सारा इंप्लीमेंट्स दे देंगे, सारी व्यवस्थाएं दे देंगे। बस मजदूरों को, किसानों को ये करना होता था, जो लोग जनरली खेती करते थे उनको अपनी मिट्टी को तैयार करना होता था और बीज बोने होते थे खेतों के अंदर में, और फिर उस फसल की देखभाल इन्हें करनी होती थी। ये था मैकेनिज्म किसका, आपको इंडिगो प्लांटेशन का एट द लैंड ऑफ रैयत। यहां देखिए रैयतवाड़ी सेटलमेंट के तहत आपको इंडिगो की खेती करते हुए अलग अलग स्टेजेस दिखाने की कोशिश की गई है। चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे बाबू और देखेंगे कि इंडिगो विलेजेस वर यूजुअली अराउंड इंडिगो फैक्ट्रीज, यानी इंडिगो के जो गांव होते थे, यानी वैसे गांव जिनमें इंडिगो की खेती होती थी, वो गांव जनरली इंडस्ट्रीज के नजदीक ही लोकेटेड होते थे, जहां पे इंडिगो के इंडस्ट्रीज फैक्ट्रीज होती थी, जहां इंडिगो की फसल से ओरिजिनल डाई ऑफ इंडिगो तैयार किया जाता था। उन फैक्ट्रीज के नजदीक के गांव में ये इंडिगो का प्लांटेशन ये लोग करते थे। हार्वेस्टिंग के बाद इंडिगो प्लांट वाज टेकन टू द वेट्स इन द इंडिगो फैक्ट्री, ठीक। इंडिगो फैक्ट्री के अंदर में हार्वेस्टिंग के बाद इस प्रोड्यूस्ड क्रॉप को पहुंचा दिया जाता था, ठीक। 3 और 4 बैट्स वर नीडेड टू मैन्युफैक्चर द डाई, ठीक है। दो या तीन से ज्यादा 4-5 ऐसे बैट्स की जरूरत पड़ती थी डाई को मैन्युफैक्चर करने के लिए, वो डाई जो इंडिगो की मदद से बनाई जाती थी। ईच बैट हैड अ सेपरेट फंक्शन, और हर एक बैट का अपना एक फिक्स अलग अलग फंक्शन हुआ करता था। उस फंक्शन को परफॉर्म करके फिर फाइनली उसकी सहायता से इंडिगो बनाने का काम किया जाता था, यानी डाई तैयार करने का काम किया जाता था। The leaves stripped of the indigo plant were first soaked in warm water in a vat known as the fermenting or steeper vat for several hours, यानी घंटों तक एक वैट के अंदर में इस इंडिगो प्लांट को, ठीक है, गर्म पानी में डुबा करके घंटों तक रखा जाता था। When the plant fermented, the liquid began to boil and bubble, जब ये प्लांट कंप्लीटली उसके अंदर ये फर्मेंट हो जाते थे, तो उसके बाद इसमें का जो लिक्विड होता था, जो पानी होता था, वो एकदम बॉयल होना शुरू हो जाता था और वो उसमें से बबल निकलने लगते थे, बुलबुले टाइप के निकलने लगते थे। यहां आपको इंडिगो से तैयार किया गया डाई का पिक्चर दिखाया गया है, ठीक है। आगे देखेंगे हम लोग। नाउ द रॉटन लीव्स वर टेकन आउट एंड द लिक्विड ड्रेन्ड इनटू अनदर वैट दैट वाज प्लेस्ड जस्ट बिलो द फर्स्ट वैट। फिर फर्स्ट वैट के जस्ट नीचे जो सेकंड वाला वैट रखा रहता था, उसमें उस पानी को ड्रेन करके उसमें भर दिया जाता था। यानी जो रॉटन लीव्स थी, जिन लीव्स को उस गर्म पानी के अंदर में डाला गया था, उन लीव्स को अब अलग हटा लिया जाता है, क्योंकि उसकी सारी क्वालिटी जो थी अब वो वैट के अंदर में आ चुकी है। और फिर उस पानी को उस वैट में से ड्रेन करके दूसरे वाले वैट में प्लेस कर दिया जाता था। सेकेंड वैट में क्या होता था ये देखेंगे। द सोल्यूशन वाज कंटिन्यूअसली स्टायर्ड एंड बीटन विद द पैडल्स। अब इन सॉल्यूशन को एकदम स्टायर किया जाता था, हिलाया जाता था जोर जोर से, और पैडल्स के जरिए इसको बीट भी किया जाता था। When the liquid gradually turned green and then blue, lime water was added to the vat, ठीक है। यानी जब ये लिक्विड, जो वो डाई वाला लिक्विड था, जो पहले वैट से दूसरे वैट में आया था, उसको हिलाया गया जोर जोर से, बीट किया गया, पीटा गया, उसके बाद
ये लिक्विड धीरे धीरे पहले हरा बनता था, हरा होता था, और फिर हरा होने के बाद ये ब्लू हो जाता था। फिर उसके अंदर लाइम वाटर मिला दिया जाता था, चूने का पानी मिला दिया जाता था। ग्रेजुअली द इंडिगो सेपरेटेड आउट इन फ्लैक्स अ मडी टू द सरफेस, द लिक्विड वाज ड्रेन्ड ऑफ द सेडिमेंट टू अनदर वेट, ठीक है, एंड देन प्रेस्ड एंड ड्राइड फॉर सेल, ठीक है। फिर इसको थर्ड बैट में ला करके सुखा दिया जाता था, और सुखा देने के बाद ये जो डाई प्रिपेयर होता था, ये डाई जो होता था अब बिकने के लिए कंप्लीटली तैयार हो जाता था। यानी 3 स्टेज में इसको कंप्लीट किया जाता था, अलग अलग स्टेज में अलग अलग एक्टिविटीज के द्वारा। फाइनली ये जो हमारा सेडिमेंट बचता था, इसी सेडिमेंट को डाई के रूप में मार्केट में ले जाकर के बेच दिया जाता था, और फिर उसका इस्तेमाल अलग अलग तरीके से कपड़ों को कलर करने में किया जाता था। तो इस तरह से रैयत लोगों के जमीनों पे, ठीक है, आप देखोगे क्या किया जाता था, इंडिगो को प्रोड्यूस किया जाता था। ठीक, आगे हम देखेंगे peasants who were initially tempted by the loan soon realized how harsh the system was। वैसे किसान, ठीक है, जब जो लोन के द्वारा शुरुआत में जिनको लोन जनरली दिया गया, लेकिन धीरे धीरे बाद में जाकर के उन्हें रियलाइज होने लगा कि ये सिस्टम कितना हार्श है, कितनी मशक्कत करनी पड़ती, कितना मेहनत करना पड़ता है, तब जाकर के ये इंडिगो जो है वो तैयार होता है। द प्राइस दे गॉट फॉर द इंडिगो दे प्रोड्यूस वाज वेरी लो एंड द साइकिल ऑफ लोन्स नेवर एंडेड। ठीक, यानी इंडिगो तो एक तैयार करने में इनको काफी ज्यादा मेहनत करना पड़ता था, इनकी हालत खराब हो जाती थी इंडिगो तैयार करने में। एक बार जब इंडिगो बाबू तैयार हो जाता था, जब वो मार्केट में बिकता था, तो उससे इनका जो बेचने के बाद जो पैसा मिलता था वो काफी कम होता था। इतना कम होता था कि बेचारे जो लोन लिए हुए थे इंडिगो उगाने के लिए, वो ये लोग लोन भी नहीं चुका पाते थे, और ऐसी परिस्थिति में इनकी जो लोन की किस्तें होती थी वो कभी खत्म हो ही नहीं पाती थी। यानी उनका लोन का साइकिल चलता ही रहता था। एक बार लोन लिया, इंडिगो उगाया, बेचा, लेकिन पता चला कि लोन नहीं चुका, अभी लोन का कुछ अमाउंट बाकी है। फिर दोबारा भी इनको इंडिगो उगाना है, दोबारा उसके लिए फिर से लोन लेते थे, फिर उगाते थे, फिर थोड़ा सा चुकाया, फिर बाकी रह गया। तो इससे ऐसी परिस्थिति में इनका जो साइकिल ऑफ लोन था ना, वो चलता ही रहता था, वो लोन कभी खत्म ही नहीं हो पाता था। देयर वर अदर प्रॉब्लम्स टू, दूसरी समस्याएं भी थी। क्या? द प्लांटर्स यूजुअली इंसिस्टेड दैट इंडिगो बी कल्टिवेटेड ऑन द बेस्ट सोइल्स इन विच पीजेंट्स प्रेफर टू कल्टिवेट राइस। जनरली प्लांटर्स उनके ऊपर दबाव बनाते थे कि आपने इंडिगो की खेती उसी मिट्टी पे करनी है जो मिट्टी बेस्ट हो, यानी जहां आप चावल की खेती करते हैं, जिस मिट्टी का इस्तेमाल आप चावल उगाने के लिए करते हैं, उसी मिट्टी पे आपको इंडिगो उगाना है, क्योंकि इंडिगो के लिए बेस्ट फर्टाइल सोइल की जरूरत पड़ती है। तो ऐसी परिस्थिति में उनको क्या दिक्कत होती थी? मजबूरी में ये उन जमीनों पे इंडिगो की खेती करते थे जहां पहले वो अपने लिए फूड ग्रेन्स उगाते थे। अब ऐसी परिस्थिति में इनको सुटेबल खाना भी नहीं मिल पाता था। एक तो और इंडिगो उगाने के बाद दिक्कत ये होती थी कि उस जमीन की फर्टिलिटी ना बाबू कंप्लीटली खत्म हो जाती थी, वैनिश हो जाती थी। तो ऐसी परिस्थिति में आगे चल करके मान लीजिए वो इंडिगो उगाना अगर बंद भी कर दे, तो वो मिट्टी इतनी कैपेबल नहीं रहती थी कि उसमें वो फर्दर राइस भी उगा सके। तो ऐसी परिस्थिति में क्या देखते हैं हम कि किसान जनरली ये समस्या फेस करते थे ना कि एक तो इंडिगो उगाने से उनका लोन बढ़ता ही जा रहा था, इकोनॉमिक हरासमेंट तो था ही, साथ में उनका जमीन का क्वालिटी भी धीरे धीरे करके हरास होता जा रहा था। उनकी जमीन की क्वालिटी भी कम होती जा रही थी और कम होते होते खत्म होती जा रही थी। इंडिगो मोरओवर हैड डीप रूट्स एंड इट एग्जॉस्टेड द सोइल रैपिडली। अभी मैंने बताया कि ये मिट्टी को कंप्लीटली एग्जॉस्ट करके रख देता था। ठीक, एक इंडिगो के हार्वेस्टिंग के बाद लैंड कुड नॉट बी सोन विथ राइस ऑल्सो। यानी ऐसी परिस्थिति बन जाती थी कि एक मिट्टी के अंदर में एक बार अगर इंडिगो का साइकिल पूरा हुआ, एक सीजन आपने अगर इंडिगो उगा लिया, तो दूसरे सीजन में आप उसमें राइस भी नहीं उगा सकते थे। इस तरह से ये मिट्टी की क्वालिटी को ड्रेन कर लेता था। तो ये तमाम तरह की समस्याएं किसानों को होती थी। एक तो उनका लोन बढ़ता जाता था, उनकी जमीन की क्वालिटी खराब हो जाती थी, और जितनी फर्टाइल जमीन होती थी उस पे ये लोग मजबूरी में इंडिगो उगाने के लिए मजबूर थे। तो ये सारी समस्याएं वो लोग झेलते थे। ठीक, इन मार्च 1859 अब इस तरह से देखेंगे कि जब किसानों की समस्याएं लगातार बढ़ती गई, आप देखोगे ना बाबू कि इतिहास गवाह रहा है कि जब कभी समस्याएं सर से ऊपर गई है तो लोगों ने आवाज उठाया है, और कई बार ऐतिहासिक पीरियड में ये आवाजें इतनी बड़ी बढ़ गई हैं, इतनी बढ़ गई हैं कि उसने क्रांति का रूप ले लिया है।
आप बहुत सारे एग्जाम्पल देखोगे, ना केवल भारत में बल्कि दुनिया के अलग अलग तमाम देशों में भी आपको ये देखने मिलेगा कि लोगों को जब दिक्कतें हुई हैं, जब स्थिति आउट ऑफ कंट्रोल हुई है, तो लोगों ने मजबूरी में क्रांतियां की हैं। आप अमेरिकन रेवोल्यूशन का एग्जाम्पल लेके देख लीजिए, जब अंग्रेजों ने उनके ऊपर अपने कॉलोनीज बनाए थे। आप फ्रेंच रेवोल्यूशन का एग्जाम्पल लेके देख लीजिए, ठीक है। आप दुनिया के तमाम एग्जाम्पल देख सकते हैं, रशियन रेवोल्यूशन को आप देख सकते हैं, ठीक है। आप इंडिया में देखिए कि जब किसानों की स्थिति खराब होने लगी, वो इंडिगो उगाने के लिए अब कैपेबल नहीं थे, उनका लोन बढ़ता जा रहा था, उनकी जमीन की क्वालिटी लगातार खत्म होती जा रही थी। तो ऐसी परिस्थिति में उन्होंने भी रिवेलियन का रास्ता अपनाया, एक क्रांति का रास्ता अपनाया, क्रांति का ऑप्शन अपनाया। उस क्रांति को हम लोग ब्लू रिवेलियन के नाम से जानते हैं या इंडिगो रिवेलियन के नाम से जानते हैं, जो जनरली जिसकी शुरुआत मार्च 1859 के अंदर में कहां से हुई बाबू? बंगाल से। तो बंगाल के रैयत लोगों ने, ठीक है, सबसे पहले 1859 में इंडिगो उगाने से मना कर दिया कि भैया अब हम इंडिगो नहीं उगा सकते। क्यों? क्योंकि इसमें तमाम समस्याएं हैं और वो समस्याएं हमारी अब नेवर एंडिंग समस्याएं बन गई हैं। ये समस्याएं हमारी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। तो ऐसी परिस्थिति में आप चाहे कुछ भी कर लो, हम तो अब इंडिगो उगाने वाले नहीं है। देखेंगे एज द रिवेलियन स्प्रेड, जैसे जैसे ये क्रांति आगे बढ़ी, रैयत रिफ्यूज टू पे रेंट्स टू द प्लांटर्स। अब रैयत लोगों ने रेंट पे करने से भी मना कर दिया। एंड अटैक्ड इंडिगो फैक्ट्रीज आर्म्ड विथ स्वर्ड्स एंड स्पीयर्स, बोज एंड एरोज। तीर, धनुष, भाला, तीर जो भी मिला, ठीक है, जो मिला उससे इन्होंने क्या किया? इंडिगो के फैक्ट्रीज पे अटैक करना शुरू कर दिया। ना फैक्ट्री है, ससुरा को खत्म कर देते हैं, ना फैक्ट्री रहेगा, ना ये सब यहाँ ला के इंडिगो का डाई बनाएगा, ना हमको इंडिगो उगाना पड़ेगा। तो जहां जहां रिवेलियन बढ़ा, रैयत लोगों ने रेंट पे करने से मना कर दिया, उनके ऊपर प्रेशर बनाया गया, तो निकाल भाला ससुरा, मार ये देते हैं, है ना। तो इस तरह से इन लोगों ने अपने रिवेलियन को लगातार आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। इसके शिकार हुए जनरली इंडिगो फैक्ट्रीज। Women turned up to fight with pots, pans and kitchen implements. महिलाओं, तो महिलाओं की बात अगर आप करोगे तो उनके पास वही हथियार होते हैं ले देके, वो बर्तने लेके टूट पड़ती थी, बर्तने से मारेंगे ससुरा आएगा, इंडिगो उगाने का बात किया तो ठीक। पैन लेके, जो चाय बनाने वाला पैन होता है ना, उसी से अटैक कर देती थी। अच्छा अंग्रेज है तू, इंडिगो उगाने आया, आओ ससुराज, मार के सस्पेंस से मुंह भड़का देंगे, है ना। तो पैन ले, उसके बाद किचन में जितना इंप्लीमेंट होता था, छलनी, कलछुल, जो मिल जाएगा, बेलना, जो मिले उससे वो अटैक कर देती थी कि भैया अब हमें इंडिगो नहीं उगाना है। हमारे परिवार का जनरेशन खराब करके रख दिया इस इंडिगो ने, हमारी जमीन की क्वालिटी खत्म होती जा रही है, लोन बढ़ता जा रहा, फायदा उठाते हो तुम, लोन चुकाए हम, ऐसा नहीं चलेगा। ठीक, आई बात समझ में? तो जहां लोगों को जैसा मौका मिला, लोगों ने आवाज उठाए, अपनी क्रांतियां करी। दोज हु वर्क गोमस्ताज, एजेंट ऑफ प्लांटर्स हु केम टू कलेक्ट रेंट वर बीटन अप। जो गोमस्ता लोग आया ना, गोमस्ता लोग जो जनरली प्लांटर्स के एजेंट होते थे, ये लोग रेंट वसूलने आते थे, भारत के ही लोग होते थे, लेकिन उनके बिहाफ पे काम करते थे रेंट वसूलने का। तो इन लोगों को कोस के पकड़ के थूर दिया, सब जहां बैठा हो जाए, पैसा लेगा आओ, ठीक है। तो पैसा था प्लांटर्स का, ये बेचारे जाते थे वसूलने, पिटा के चलाते थे। अब देखिए उस समय इंडिगो रिवोल्ट का ये तमाम तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश यहाँ पे की गई है। अलग अलग यहाँ पे अलग अलग क्षेत्र दिखाए गए हैं जहां जहां लोगों ने इंडिगो रेवोल्यूशन का काम किया। ये देखिए जितना क्षेत्र आपको दिख रहा है, इन सारे इलाकों में, ठीक है, भारत के अंदर में इंडिगो रिवेलियन में लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। आगे देखेंगे हम लोग, रैयत सोर दे वुड नो लॉन्गर टेक एडवांसेस टू सो इंडिगो नॉर बी बिल्ड बाय द प्लांटर्स लाठियाल्स, द लाठी बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग मैन मेंटेन्ड बाय द प्लांटर्स। ठीक है, अब रैयत लोगों ने ये श्योर कर दिया कि अब हम इंडिगो उगाने के लिए उनसे कोई एडवांस नहीं लेंगे, ठीक है, और साथ ही साथ जो लठियाल लोग आते हैं, लठैत लोग जो आता है, उसे डराएंगे भी नहीं, ठीक है। हमको अब किसी भी हालत में इंडिगो की खेती नहीं करनी है। अंग्रेज सब पता है क्या करता था एक तो रैयत लोगों से जबरदस्ती दबाव बना के इंडिगो उगवाता था, उसके लिए कि कोई किसान उसके खिलाफ नहीं जाए, ठीक, इंडिगो उगाने से मना नहीं करे, इसको इंश्योर करने के लिए लठैत बहाल करता था सब।
ये लोग क्या करता था, लाठी ले लेके खेते खेते घूमता रहता था कि कहाँ इंडिगो उगाने का लोग खिलाफत कर रहा है। तो किसान लोग जब खिसिया गया तो इन्हीं लोग को पकड़ के पीटना स्टार्ट, आइए आप मना करिएगा, हमको रोकिएगा, आइए आप, है ना। In 1859, the Indigo riots felt that they had to support of the local जमींदार and village headmen in their rebellion against the planters। यानी उस समय जितने इंडिगो के रैयत लोग थे, जिन लोगों को जबरदस्ती एडवांस देकर के इंडिगो उगाया जाता था, इन लोगों को भी अब लगने लगा कि हमें गांव के हेडमैन को सपोर्ट करना चाहिए, हमें जमींदार लोगों को सपोर्ट करना चाहिए, ठीक है, जो जिन्होंने प्लांटर्स के खिलाफ अपनी क्रांति छेड़ी है। यानी जो भी इंडिगो रिवोल्ट में शामिल लोग हैं उनकी हमें मदद करनी चाहिए, ताकि ये इंडिगो की समस्या, इंडिगो उगाने का जो प्रॉब्लम शुरू हुआ है ये खत्म हो सके। इन मेनी विलेजेस, बहुत सारे गांव में, हेडमैन हु हैड बीन फोर्स्ड टू साइन इंडिगो कॉन्ट्रैक्ट्स मोबिलाइज्ड द इंडिगो पीजेंट्स एंड फॉट पीस बैटल्स विद द लाठियाल्स। अलग अलग गांव में जनरली ये देखा गया कि वो हेडमैन जिन लोगों पे जोर जबरदस्ती किया जाता था कि आप इंडिगो कॉन्ट्रैक्ट को साइन करिए, इन लोगों ने अपना मोबिलाइजेशन शुरू किया, अपना ऑर्गेनाइजेशन बनाना शुरू कर दिया, ठीक, अपना ग्रुप बना करके ये लोग तैयार रहते थे। और जैसे लाठियाल लोग आकर के जबरदस्ती करता था कि आपको इंडिगो उगाना ही है, उनसे जबरदस्त लड़ाइयां ये लोग करने के लिए तैयार हो जाते थे, लड़ाइयां भी कर लेते थे कि हम किसी भी कीमत पे अब इंडिगो की खेती नहीं करेंगे, ठीक है, जो आएगा बीच में पीटा जाएगा। देखेंगे इन अदर प्लेसेज, अलग अलग जगहों पे, दूसरे जगहों पे भी देखा गया जनरली कि जमींदार वेंट अराउंड विलेजेस आर्ग्यूइंग द रायट्स टू रेसिस्ट द प्लांटर्स। जमींदार लोग गांव गांव घूम करके, ठीक, रैयत लोगों को यह मोटिवेट करना शुरू किए कि देखिए आप प्लांटर्स को रोकिए, आप प्लांटर लोगों को रेसिस्ट करिए, हमें अब इंडिगो की खेती किसी भी कीमत पर नहीं करनी है, मींस नहीं करनी है। दीज जमींदार्स वर अनहैप्पी विद द इंक्रीजिंग पावर ऑफ प्लांटर्स and angry at being forced by planters to give them land on long leases। ये जमींदार क्यों खिसियाए थे? क्योंकि इनके ऊपर दबाव बनाया जाता था। एक तो प्लांटर्स का पावर लगातार बढ़ता ही जा रहा था, उनका पावर कम होने का नाम नहीं ले रहा था, और साथ ही साथ इनके ऊपर जबरदस्त फोर्स दिया जाता था इनको कि ये अपनी जमीन लंबे समय के लिए लीज पे प्लांटर्स को दे दे। तो ये लंबे समय के लिए क्यों देंगे भाई, साल 2 साल के लिए लेना है लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, अब आप लंबे समय के लिए जमीन लेके रख लीजिएगा, हम पता चलेगा हमारा बाल बच्चा घर परिवार भूखे मरेगा, नहीं होगा ऐसा। तो ये लोग जनरली जमींदार लोगों के अनहैप्पी होने का यही कारण था। आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857 द ब्रिटिश गवर्नमेंट वाज पार्टिकुलरली वरीड अबाउट द पॉसिबिलिटी ऑफ अनदर पॉपुलर रिवेलियन। ठीक, जनरली ये देखा गया कि 1857 के बाद ही अंग्रेजों को ये लग गया था कि एक और शानदार रिवोल्ट होने वाला है, और हुआ भी। किस रिवोल्ट के रूप में? ब्लू रिवेलियन के रूप में कहिए या इंडिगो रिवोल्ट के रूप में कहिए। ठीक, जैसे ही व्हेन द न्यूज स्प्रेड ऑफ टाइमरिंग रिवोल्ट इन इंडिगो डिस्ट्रिक्ट, द लेफ्टिनेंट गवर्नर टूर्ड द रीजन इन विंटर ऑफ 1859। ठीक, जैसे ही ये खबर फैलनी शुरू हुई कि इंडिगो डिस्ट्रिक्ट में क्रांतियां शुरू हो चुकी हैं, इंडिगो उगाने वाले किसान अब नहीं मान रहे, इंडिगो की खेती नहीं कर रहे, उन्होंने क्रांति करनी शुरू कर दी है, उन सारे जगहों पे लेफ्टिनेंट गवर्नर लोगों को ये भेजना शुरू कर दिया गया अंग्रेजों के द्वारा कि आप जाइए और उन रीजन्स का दौरा कीजिए कि कहां पे क्या दिक्कत चल रही है। रैयत सॉ द टूर एज अ साइन ऑफ गवर्नमेंट सिंपैथी फॉर देयर प्लाइट। ठीक, रैयत लोगों को ये लगा कि ये सरकार की सिंपैथी है, यानी अंग्रेज हमारी चिंता करते हैं, इसलिए उन्होंने लेफ्टिनेंट गवर्नर्स को हमारा दौरा करने के लिए भेजा है, तो हम इनसे अपनी समस्या कहें, हो सकता है कि ये हमारी समस्या सुन के उसको सुधारे। व्हेन इन बरसात, ठीक है, द मजिस्ट्रेट एशली एडन इशूड अ नोटिस स्टेटिंग दैट riots should not be compelled to accept indigo contracts. Word went around that Queen Victoria had declared that indigo need not be sown। ठीक है, यानी बरसात के टाइम पे जैसे ही ये मजिस्ट्रेट ने एक ऑर्डर पास किया कि अब रैयत लोगों पर किसी भी तरह का कोई दबाव नहीं बनाया जाएगा कि वो इंडिगो कॉन्ट्रैक्ट को साइन करे, तो ये खबर जो थी वो क्वीन विक्टोरिया तक पहुंच गई और उन्होंने भी डिक्लेयर कर दिया कि इंडिगो की खेती करनी इतनी भी ज्यादा जरूरी नहीं है। ईडन वाज ट्राइंग टू प्लीसेट द पीजेंट्स एंड कंट्रोल एन एक्सप्लोसिव सिचुएशन। ये जनरली ये ऐसा नहीं था कि बहुत ज्यादा सिंपैथिक हो गए थे, भारतीयों की चिंता करने लगे थे, भारत की भलाई सोच रहे थे, नहीं,
ये लोग बस सिचुएशन को कंट्रोल कर रहे थे कि 1857 जैसा एक गौरी क्रांति न दिख जाए। कहे कि 1857 में तो राजा महाराजा लोग लड़ा था, जब मजदूर लड़ रहा था। तो बबुआ जब मजदूर लड़ेगा ना तो बहुत खतरनाक लड़ेगा, ये बात मान लीजिए आप, ठीक है। तो इसलिए अंग्रेजी सरकार डर गई थी और इस एक्सप्लोसिव सिचुएशन को ये चाहते थे कि 1857 फिर से रिपीट ना हो जाए, इसलिए ये लोग थोड़ा सा अपना पैर पीछे खींच रहे थे। ठीक है, थोड़ा अभी सिचुएशन को कंट्रोल करते हैं, बाद में देखा जाएगा। अभी के लिए यानी जनरली चाहे वो एस्ली ईडन हो, चाहे वो क्वीन विक्टोरिया हो, इन लोगों ने बस इसलिए मना किया क्योंकि इन लोगों को ये डर था कि 1857 जैसा सिचुएशन फिर से भारत में दोबारा ना बन जाए। ठीक है, आई बात समझ में। वरीड बाय द रिवेलियन द गवर्नमेंट ब्रॉट इनटू द मिलिट्री टू प्रोटेक्ट द प्लांटर्स फ्रॉम असॉल्ट एंड सेट अप द इंडिगो कमीशन टू इंक्वायर इनटू द सिस्टम ऑफ इंडिगो प्रोटेक्शन। सरकार ने कुछ नियम लगाने शुरू किए। क्या? सबसे पहले उसने इंडिगो कमीशन की बहाली कर दी। अब इस कमीशन को जिम्मेवारी दी गई कि आप इंडिगो प्रोडक्शन वाले इलाके में जाकर के चीजों को इंक्वायर करिए, यानी उनकी पूछताछ करिए, और क्या प्लांटर्स लोग किस तरह के हथकंडे अपना रहे हैं कि लोग इतने ज्यादा बेचैन हो गए कि इन्होंने क्रांति तक का रास्ता चुन लिया। इन सब चीजों को आप देखिए। कमीशन हेल्ड द प्लांटर्स गिल्टी। कमीशन ने, जो कमीशन बहाल किया गया अंग्रेजों के द्वारा, उसने प्लांटर्स को गिल्टी साबित कर दिया कि हाँ, प्लांटर्स जो है वो दोषी हैं, वो दबाव बना करके किसानों से, मजदूरों से जबरदस्ती इंडिगो की खेती करा रहे हैं और काफी बर्बरतापूर्ण तरीके से खेती करा रहे हैं। एंड क्रिटिसाइज देम फॉर द कोरोसिव मेथड्स दे यूज्ड विथ इंडिगो कल्टीवेटर्स। यानी इस कमीशन ने सबसे पहले तो प्लांटर्स को गिल्टी साबित कर दिया और उनकी आलोचना करनी शुरू कर दी, खास करके उन मेथड्स के लिए जिन मेथड्स का इस्तेमाल उन्होंने इंडिगो प्लांटेशन के लिए अपनाया हुआ था कल्टीवेटर्स के साथ। ठीक है, यानी इस कमीशन ने जनरली प्लांटर्स को दोषी साबित किया और उनके मेथड्स को यह बताया गया कि इन्होंने काफी हार्श मैकेनिज्म का इस्तेमाल किया है इंडिगो कल्टीवेटर्स के साथ। इट डिक्लेयर दैट इंडिगो प्रोडक्शन वाज नॉट प्रॉफिटेबल फॉर रैयत्स। ठीक, इस कमीशन ने यह घोषणा करी कि जो रैयत लोगों पे जबरदस्ती दबाव बना करके इंडिगो उगाए जाने का काम ये लोग करा रहे थे, ये इंडिगो की खेती जो थी वो रैयत लोगों के फायदे के लिए तो बिल्कुल भी नहीं थी। इसमें प्लांटर्स जो थे वो गलत तरीके से फायदा कमाने की कोशिश कर रहे थे, जिसके अंदर में रैयत लोग, जमींदार लोग, हेडमैन लोग काफी ज्यादा पीड़ित हो रहे थे। द कमीशन आस्क्ड द रैयत टू फुलफिल देयर एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट्स बट आल्सो टोल्ड देम दैट दे कुड रिफ्यूज टू प्रोड्यूस इंडिगो इन फ्यूचर। एक कमीशन ने अब रैयत लोगों से ये रिक्वेस्ट करा, ये उम्मीद जताई कि आपका जो कॉन्ट्रैक्ट आपने साइन कर लिए हैं, बस उस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा कर दीजिए और इन फ्यूचर इट विल बी डिसाइडेड बाय यू कि वेदर यू आर गोइंग टू प्रोड्यूस इंडिगो और नॉट। यानी अब हम इसमें नहीं पड़ेंगे, वो टोटली आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप इंडिगो उगाना चाहेंगे आप उगाएंगे, नहीं उगाना चाहेंगे नहीं उगाएंगे। बस आपने अभी ये करना है कि जो ऑनगोइंग कॉन्ट्रैक्ट्स चल रहे हैं, यानी जिन कॉन्ट्रैक्ट पे आपने सिग्नेचर कर लिया हुआ है, बस उस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा कर लीजिए। यानी जितना अभी सीजन चल रहा है इंडिगो का वो बस खत्म कर लीजिए, उसके बाद आपको आगे फिर फर्दर उगाने की जरूरत नहीं है। आई बात समझ में। When Mahatma Gandhi returned from South Africa, a peasant from Bihar persuaded him visit Champaran, ठीक है, and see the plight of the indigo cultivators there। जब महात्मा गांधी 1915 में, ठीक है, 9 जनवरी का डेट था, 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी जो थे वो साउथ अफ्रीका से बाबू वापस लौटे। तो जब ये जगह का भी नाम हम बता दे रहे हैं आपको, ठीक है, जब ये बनारस में भाषण दे रहे थे ना, तो वहां पे हमारे बिहार का चंपारण का एक किसान वहां पे मौजूद थे, जिनका नाम था राजकुमार शुक्ल। राजकुमार शुक्ल, इसी किसान ने, ठीक है, इसी किसान ने महात्मा गांधी को इस बात का खबर पहुंचाया कि कितने हार्श तरीके से चंपारण के अंदर में, बिहार के अंदर में अंग्रेज लोग जबरदस्ती वहां के कल्टीवेटर से, वहां के किसानों से इंडिगो की खेती करा रहे हैं। तो वहां चल करके सिचुएशन को थोड़ा देखना चाहिए। ठीक है, तो जब उन्होंने चंपारण का कंडीशन, राजकुमार शुक्ला जी ने जब चंपारण का कंडीशन महात्मा गांधी को एक्सप्लेन किया, तो महात्मा गांधी को ये बात अच्छे से समझ में आ गई कि हाँ, जो मैंने कंसेप्ट शुरू किया हुआ है, सोचा हुआ है अपने दिमाग में, सत्याग्रह वाला कंसेप्ट, उसको,
ठीक, उसको इंप्लीमेंट करने का सबसे बेस्ट जगह अगर कोई भारत में है तो वो चंपारण है। क्योंकि जनरली महात्मा गांधी के सत्याग्रह का क्या कंसेप्ट था, सत्य प्लस आग्रह, यानी हम सत्य बोलेंगे, सच्चाई पे रहेंगे और रिक्वेस्ट करेंगे कि आप ये जो हार्सफुल नेचर अपनाए हुए हैं हमारे साथ, ये नेचर किसी भी एंगल से सही नहीं है, इसको बंद होना चाहिए, इसको ठीक होना चाहिए। तो इसलिए उन्होंने कहा कि सबसे दयनीय स्थिति जो है अभी चंपारण के किसानों की बनी हुई है, जिनसे जबरदस्ती नील की खेती करवाते हैं ये अंग्रेज। इसलिए दैट प्लेस विल बी द बेस्ट प्लेस टू इनिशिएट द सत्याग्रह मूवमेंट। तो इसी दौरान महात्मा गांधी 1917 में अप्रैल का महीना था बाबू, अप्रैल के महीने में 1917 में महात्मा गांधी ने चंपारण का विजिट किया, चंपारण की यात्रा की, ठीक और उन्होंने चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत की। किसके खिलाफ, इंडिगो प्लांटर्स के खिलाफ, जो अलग अलग हार्सफुल तरीके अपना करके चंपारण के किसानों से इंडिगो की खेती करा रहे थे। ठीक, यहाँ पे इस फोटो के अंदर में गांधी जी का चंपारण दौरा दिखाया गया है, जिसमें यह कहा जाता है कि चंपारण में जो इंडिगो रिवोल्ट हुआ था 1917 में, या यूं कहिए सत्याग्रह मूवमेंट जो हुआ था, वो गांधी जी के कंसेप्ट पे ही हुआ था। ठीक, आई बात समझ में? तो बाबू अब हम लोग देखेंगे कि हमारा ये जो चैप्टर था यहीं पे खत्म हो गया। यानी इस चैप्टर में हमने देखा कि देहाती इलाकों में अंग्रेजों ने डोमिनेशन के लिए क्या क्या हथकंडे अपनाए, किस बर्बरतापूर्ण तरीके से उन्होंने लोगों को प्रेशराइज करने की कोशिश करी कि वो इंडिगो अपने खेतों में उगाए। कितना मुश्किल होता था इंडिगो उगाना, कैसे उनके ऊपर लोन का प्रेशर पड़ता जा रहा था, कैसे उनके जमीनों की क्वालिटी खत्म होती जा रही थी। तो जनरली हमने इस दौरान हमने दो इंडिगो रिवोल्ट देखे, एक तो 1859 में बंगाल में हुआ था और दूसरा रिवोल्ट जो हुआ 1917 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में ये चंपारण बिहार में हुआ था। ठीक है, तो इन दिनों रिवोल्टों के बारे में भी हमने पढ़ा। ठीक, आई बात समझ में? और ये देखा कि कैसे लोगों ने रिवोल्ट करके अंग्रेजों से थोड़ा सा कंसेशन लेने की काम किया था, कैसे अपनी बात मनवाई थी। चलिए, उम्मीद है कि आपको चैप्टर का कंसेप्ट बहुत अच्छे से बाबू समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट सेशन में हमारा हिस्ट्री का नया चैप्टर स्टार्ट होगा, तब तक आप अपना बहुत ध्यान रखिए। ठीक है, अच्छे से पढ़ाई करिए। थैंक यू वेरी मच।